Hello, students. My name is Aman. I'm your tutor of the day. My topic of discussion is structure of human brain. Okay, so let's just start our topic. So, what is exactly brain is all about? So, brain is exactly a complex organ that serves as a control center for the body. What's the meaning of it? It simply means that it is the one which is responsible for controlling all such type of the actions, voluntary and the involuntary actions which are takes place inside our body, and are responsible for managing the situations, and are responsible whatsoever be the thing, whatsoever be that message from the surrounding, it's simply getting processed inside the brain. Okay, and this is a part of a central nervous system. As the name indicates, central nervous system means the central region about which all such information are getting transferred, and here all such type of information are getting processed. Okay, and a response are getting from the central region. Okay, so central nervous system में क्या include होता है students? Brain and spinal cord. Okay, in today's class we are mainly dealing with the brain. सो ब्रेन ऑल ओवर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं ब्रेन के, तो इट्स अ रिंकल सरफेस एंड अपीयर्स एज अ लार्ज स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे वॉलनट। अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इट सिंपली लुक्स लाइक अ वॉलनट, अखरोट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। और ऑल ओवर उसके ऊपर कई सारे रिंकल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। डायग्राम में एग्जैक्टली आपको दिख रहा है ये ब्लू, पिंक और येलोइश पोर्शन, ये ऑल ओवर एक इरेगुलर पैटर्न या रिंकल्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, एंड इट इज सिंपली वी कैन कॉल्ड एज अ गिराए एंड सल्काए, और वी कैन सिंपली कॉल्ड कॉन्वोल्यूशंस एंड रिजेस। ठीक है, इरेगुलर पैटर्न में एक फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन अबाउट द सेरिब्रम रीजन ऑफ द ब्रेन। ओके, और वी कैन सिंपली से ब्रेन, अगर हम इसके कवरिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रेन एक कवरिंग में प्रेजेंट होता है। इट सिंपली प्लेस्ड इन अ ब्रेन बॉक्स, और वी कैन सिंपली से अ बोनी क्रेनियम। ठीक है, जिसमें जो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन। ठीक है, नेक्स्ट टू दिस वी हैव अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, विच आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोटिंग और मेनिंजीज, जिसको मेनिंजीज या मेनिक्स बोलते हैं। तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को ऑल ओवर रीजन से कवर करके रखती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। Next, we have brain meninges. Okay, so brain meninges in a detail way, let's just explain, let's just understand such thing regarding the meninges students. So we have three layers of meninges, three protective layer होती हैं जो ब्रेन को कवर करती हैं, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। वो है हमारी, पहली आती है सबसे पहले ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये थिक डबल्ड फाइब्रस लेयर होती है। नेक्स्ट इज द अरेक्नोइड। एरेक्नोइड जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑल ओवर मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफी डेलिकेट सॉफ्ट होती है और कनेक्टेड टिश्यूज से बनी हुई रहती है। लास्ट वन विच इज द इनर मोस्ट वन इज द पाया मैटर, एंड पाया मैटर एग्जैक्टली मॉडरेटली टफ मेम्ब्रेन होती है। वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि ये तीनों एग्जैक्टली प्रेजेंट होती हैं, और there is a liquid known as the cerebrospinal fluid, that is CSF, is also present in between them and is responsible. See, it is the liquid which is simply covering and are responsible for, we can simply say, a shock absorbing liquid. Okay, and which is present in surrounding the brain. Apart from that, meningitis, meningitic specific condition है जिसमें ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का मतलब स्पेसिफिकली we are talking about the meninges, whenever there is a inflammation in the meninges takes place. Okay, रीजन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी पैथोजन, वायरस और बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट कर रहा है, स्वेलिंग कॉज कर रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज meningitis. Okay, after that, now let's just begin, move to the structure of the human brain students. So we have three specific regions in the human brain, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is the frontal portion about which we can simply say there are two diversion, that is the cerebrum and diencephalon are present. Okay, cerebrum and diencephalon region is present, or we can simply say, okay, and in case of the midbrain region, midbrain also have a tegmentum or tectum specific type of regions. Okay,
And in case of the hind brain, we have cerebellum, pons verula, and medulla oblongata. That is the back portion of the brain is simply formed by hind brain. This forebrain and hind brain are simply communicate with the help of the midbrain. So it's simply form, we can simply say, a relay center about which it's simply transferring the information between the two specific regions of the brain as well. Okay, next to this, we have forebrain. Let's just start with our topic. That is the first one, that is forebrain. Forebrain consisting of variety of specific part. Let's just begin with the first one, that is the cerebrum. The cerebrum is what? Cerebrum is the largest part of the brain. Okay, it is the largest and the most developed part of the brain. It is also known as seat of intelligence, means all such type of the thought process simply getting stored, the thinking, learning, new activities, okay, skill development, cognitive development, and all such type of the things and matter are simply stored and processed in the cerebrum region. Okay, we can also say, like, whenever we are talking about the structure, so it's simply composed of two big hemispheres, okay, two cerebral hemisphere, and these two right and left cerebral hemisphere are connected by a cord like structure, a fibrous cord like structure which is present in between them is known as corpus callosum. ओके, एक कॉर्पस कैलोसम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो दोनों सेरिब्रम, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रखता है. अपार्ट फ्रॉम नेट, अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो आउटर रीजन होता है, दैट इज सिंपली कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें आपके गिराए और सल्कस प्रेजेंट होते हैं. द मोर द गिराए एंड द सल्कस आर प्रेजेंट, द मोर द पर्सन इज इंटेलिजेंट. ठीक है, जितना ज्यादा गिराए और सल्काए प्रेजेंट होगा, पर्सन उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है. ऑल्सो वी कैन सिंपली से appears grayish brown. देखिए, we can simply say all such type of outer covering is grayish brown, which is a gray matter, and below this having a layer of axon. देखिए, होता है क्या exactly, there is a layer of a cerebral cortex. Just below that, there are axon fibers are present. And this axon fiber, we all know that axon is simply composed of the covering of myelin sheath. तो माइलिन शीथ की कवरिंग की वजह से ऑल ओवर जो लेयर फॉर्म होती है एक्सॉन फाइबर्स की, इट्स इट्स समवॉट referred to as an white in color, so we can call as a white matter. So outer gray matter and inner white matter is present in case of cerebrum region. Okay. Next to this, we have cerebral hemisphere. We can simply say our cerebral hemisphere is simply divided into four specific lobe students. Okay, that is frontal lobe, which is an anterior lobe, as you can see simply see in that one. That is the pink, that pinkish one. Okay, that parietal one is in the yellow one. Okay, which is the middle lobe. Then we have a temporal lobe. Okay, that is the lateral lobe or the temporal lobe. And finally that occipital lobe, which is the last and the posterior lobe. Okay, so we can simply say frontal, parietal, temporal, and occipital lobe, four specific lobes of cerebrum. Okay, so let's just understand about all such type of the lobes in a detailed explanation. Okay, so starting with the frontal lobe students. So what is frontal lobe is all about? Frontal lobe का काम क्या होता है students? Frontal lobe responsible होता है decision making tendency के लिए. और सर आप decision लेते हो exactly किसी चीज के लिए, किसी चीज का फैसला करते हो, reasoning करने के लिए. ठीक है, किसी चीज में exactly आप तर्क वितर्क करते हो. Also expressions of emotion, different expression of emotion. ठीक है, it may be an happy emotion or a sad emotion, all such thing is controlled by the frontal lobe. एंड whatsoever we are exactly in our present is perception, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम दिमाग में मेमोरीज में है, और उसको सब एग्जैक्टली exactly हम उस प्लान को मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू एक्शन करते हैं. ठीक है, उस एक्शन को एग्जैक्टली exactly परफॉर्म कर रहे हैं, वो पूरा कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कौन कर रहा है? एग्जैक्टली फ्रंटल लोब. जो भी हमारा परसेप्शन है, जो भी हमारी मेमोरीज हैं, उनको एक प्लान के फॉर्म में एग्जीक्यूट करा रहे हैं बाय द मसल मूवमेंट के थ्रू. फ्रंटल लोब ये चीज परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स. ऑल्सो अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड क्रिएटिव आइडियाज जो भी हमें आते हैं, इट्स सिंपली गेटिंग जनरेटेड और आर गेटिंग फॉर्म्ड और डेवलप्ड इनसाइड द फ्रंटल लोब. ये जो हमारा फ्रंटल लोब वाला पोर्शन होता है, इसमें एग्जैक्टली exactly ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं पराइटल लोब की, पराइटल जस्ट नेक्स्ट टू दैट फ्रंटल लोब, ये रिस्पॉन्सिबल होता है परसेप्शन के लिए,
सेंसेशंस फीलिंग डिफरेंट टाइप की सेंसेशन है उसके लिए, और सेंसरी इनपुट्स और विजुअल सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से आती है उसको टेक इन करने का काम करता है। और जो भी हमारा सेंस ऑफ टच, क्योंकि सेंसेशन की बात है तो इट में भी वैरायटी ऑफ सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ पेन है। ठीक है, इन सारे सेंसेस के अबाउट रिस्पॉन्सेस शो करने का काम, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है parietal lobe. Next to this, we have a temporal lobe. Temporal lobe is responsible for decoding and interpret of sound information. Whatsoever be that sound information we are taking from the surrounding, it's simply all such type of sound are simply getting understand, and all such type of the sound are very much we can simply say is able to decode by the temporal lobe, so that we'll able to interpret, or we can simply say that we can simply differentiate between the two specific types of the sound of different frequencies. It is just because of that temporal lobe which is responsible for differentiating between the different specific sounds. Also, we can simply say there is also one important function known to interpret the smell, whatsoever be the smell is there. Okay, all such type of the smell sensations is simply, we can simply say, is under the control of the temporal lobe. Okay, the good odor or the bad odor we can simply interpret with the help of temporal lobe. Next to this, that is the last lobe. It is the smallest lobe and it is present in the backside of our brain region. It is the seat of most visual cortex. Okay, also whatsoever we are exactly visualizing, all such type of that things, all such type of the visual sensation is simply under the control of the occipital lobe. It's responsible for allowing you not only to see process stimuli from the external, but also to assign meaning to and remember the visual perception. Whatsoever be the visual perception we are simply getting from the surrounding, it simply are under the control of the occipital lobe. Also, in the previous thing that we can simply say, whatsoever be the thing we can already getting visualized, that thing is getting memorized in in our brain. Okay, and as we can simply see it again, we have already have a memory for it, and that visual memory is simply managed and controlled by this occipital lobe. Okay, next to this, all such lobes are getting completed, the cerebrum portion is completed. Now switch to our next topic, that is the second part, diencephalon. Okay, so what is diencephalon is all about? It is simply composed of variety of specific parts. The main parts are thalamus and hypothalamus. Apart from that, epithalamus and metathalamus are also present. As you can see in the diagram, students, that thalamus structure this thalamus structure is present here. We can simply say, just a second. Okay, so we can simply say in the diagram here, thalamus region is present. Okay, this thalamus region we can simply say. Okay, this thalamus is responsible. It's a major part of the diencephalon, and it's a relay center. Whatsoever be the information or sensory impulses, it responsible for taking all such information and transmit it to the forebrain. For that, it's a part of a forebrain, but here it's simply transported to the above region. Above region means about the cerebral cortex region. Okay, all such type of the information, it's simply we can simply say it's simply responsible from taking the information and transferring to the cerebral cortex. Okay, we have hypothalamus. Hypothalamus is is the region, as the name indicate, hypothalamus. It is present just below the thalamus and is present. It's responsible for managing the three four specific function. The first one is the temperature regulation. Okay, thermostatic development, or we can simply say it's a thermostat of our body, or it's responsible for temperature regulation and the rate of respiration. Okay, rate of respiration is also under the control of hypothalamus. Very important, two three specific region are present along with this hypothalamus region, are present in the form of a elongation, or we can simply say are hanged from this hypothalamus. One such very important thing is the pituitary gland. This pituitary gland play a very crucial role, as we all know that it's known as the master gland, which is simply responsible for controlling all such type of the glands
Okay, and this pituitary gland is under the control of the hypothalamus. So we can simply say pituitary gland is a master gland and hypothalamus is the supremo of all the specific glands. Apart from that, the third specific region is the epithalamus, students. So epithalamus में क्या होता है students? Epithalamus में mainly होता है pineal body. Pineal body is very important. It's simply responsible for making the sleep pattern cycle, or we can simply say a sleep wake cycle, because in this a particular type of hormone, whenever there is a darkness, this epithalamus is getting activated and start releasing, or we can simply say a pineal body is start releasing melatonin hormone. ठीक है, melatonin hormone with response to and the surrounding में जैसे ही exactly darkness होती है वैसे ही melatonin hormone released out होता है and we feel sleepy. ठीक है, नेक्स्ट टू दिस वी हैव अ मेटाथैलेमस जो फ्लोर बना रहा है, सबसे लास्ट पोर्शन आप देख रहे हो मेटाथैलेमस, ये सबसे ज्यादा नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है और ये एग्जैक्टली मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे. आई होप आप सबको ये चीज क्लियर है, डायनसेफ्लॉन एंड cerebrum. So next to this we have midbrain. Okay, so what is midbrain is all about? Midbrain is responsible, midbrain as the name indicate midbrain, it's simply present between the junction of forebrain and hindbrain. Okay, it simply form the middle region, okay, between both the specific regions of the brain. So this midbrain is also known as mesencephalons or the middle region. Okay, it's yet it is very small. As you can see in the diagram, whatsoever be the thing which is simply marked with this blue in color is simply composed of midbrain portion, students. Okay, so it's simply composed of, we can simply say, it is located between fore and mid hindbrain. Okay, here very important point regarding this is this, that it is responsible for, we can simply say, रिले सेंटर. ये रिले सेंटर होता है स्टूडेंट्स. रिले सेंटर का मतलब होता है, देखिए, सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है ये. ठीक है, साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी आप पेन का परसेप्शन है, ठीक है, पेन का सेंसेशन है, या किसी भी चीज में मॉड्यूलेशन आप देखते हो, चेंजेस देखते हो, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करता है. आई की मूवमेंट को मैनेज करने का काम करता है, आई मसल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑल्सो जो भी आप ऑडिटरी प्रोसेसिंग होती है, आप जो भी चीज सुनते हो एग्जैक्टली exactly, ठीक है, उस साउंड के परसेप्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो ये सेंसेशन ऑफ हियरिंग, पेन, सॉरी, सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसेशन ऑफ, वी कैन सिंपली से, ऑडिटरी सेंसेशन एंड आई सेंसेशन, और वी कैन सिंपली से मूवमेंट ऑफ द आई. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो टेक्टम, टेगमेंटम एंड सेरिब्रल पेडंकल. टेक्टम एग्जैक्टली जो होता है वो बैक साइड आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि आप देखिए, देखने को मिल रहा है ये टेक्टम, ये फ्रंटल रीजन है और ये बैक पोर्शन हो गया हमारा. ठीक है, ये बैक पोर्शन हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो बैक पोर्शन है, ठीक है, ये टेक्टम है एंड दिस वन इज टेगमेंटम. Okay, these are the two very important these are the very two important exactly we can simply call as a part of it. जैसे कि हम टेक्टम की बात करते हैं तो बैक साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मिलेंगे, दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई. सुपीरियर कॉलिकुलाई का फंक्शन होता है विजुअल परसेप्शन या विजुअल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जो भी चीज आप एग्जैक्टली exactly देख रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सुपीरियर कॉलिकुलाई, और इंफीरियर कॉलिकुलर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, तो ये एक ऑडिटरी परसेप्शन या प्रोसेसिंग में एग्जैक्टली exactly एक पार्ट प्ले करता है इंफीरियर कॉलिकुलाई, और विजुअल परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर कॉलिकुलाई. टेगमेंटम हमारा सेकंड स्पेसिफिक रीजन है मिड ब्रेन का, और ये इन्वॉल्व होता है मेनली मोटर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, whenever we are exactly moving, or we can simply say uh, movement of our specific region of our body, or we can simply say we are simply getting due to different specific condition. ठीक है, बहुत सारे ऑटोनोमिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अलर्टनेस और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेगमेंटम. एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स मिड ब्रेन में, सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम का. सब्सटेंशिया नाइग्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये बेसल गैंग्लिया का पोर्शन होता है. ठीक है, बेसल गैंग्लिया का पोर्शन होता है और उसके अंदर
डोपामिनरिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो एग्जैक्टली स्ट्राइटम के अबाउट जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इनमें डिग्रेडेशन हो जाता है, अगर कमी आ जाती है, या एग्जैक्टली डोपामीन का कंटेंट कम हो जाता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट, एंड द पर्सन वी कैन सिंपली कॉल इज सिंपली गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम सच सिचुएशन। एग्जैक्टली, और वो कंडीशन कहलाती है पार्किंसोनिज्म या पार्किंसंस डिजीज। ठीक है। लास्ट पार्ट आते हैं हम सेरिब्रल पेडंकल के। ये लार्ज बंडल ऑफ नर्व फाइबर है जो आपको वेंट्रल वेंट्रल रीजन में, आपको मिड ब्रेन में देखने को मिलेगा। और इनका काम क्या होता है एग्जैक्टली ये मोटर सिग्नल्स को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है, उससे स्पाइनल कॉर्ड के पास ब्रेन स्टेम पॉन वेरुला मींस एक सिंगुलर लाइन में ये सारी चीजें ब्रेन स्टेम फॉर्म करेंगे। और ब्रेन स्टेम एग्जैक्टली कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये सब एक लाइन में अलाइन करते हैं। ठीक है। तो इनके अबाउट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेडंकल। तो सेरिब्रल पेडंकल एग्जैक्टली ये एक रीजन है जो इन सारे रीजन्स के स्पेसिफिकली बीच में आता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनके अबाउट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है सेरिब्रल पेडंकल। नेक्स्ट टू दिस वी हैव hindbrain, that is our last part. Hindbrain, as you can see, hindbrain is also known as rhombencephalon student. Okay, ये posterior part, ये सबसे पीछे exactly present होता है ब्रेन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि डायग्राम में जो प्रेजेंट है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम एग्जैक्टली सेरिब्रम की तरह ही होता है, बट सेरिब्रम से छोटा होता है साइज में, ठीक है। और इसमें भी सिमिलर ऐसे ही कॉन्वुलेशंस और रिजेस आप देख रहे हो, गिराय और सल्का जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है। गायरी और सल्कस जैसे स्ट्रक्चर इसमें भी देखते हो बेटा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और इन यहाँ पे बड़े ही छोटे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट फाइन फोल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे सेरिबेलम वाले रीजन में भी। ऑल्सो वी कैन सिंपली से देर आर वैरायटी ऑफ पार्ट्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम सेरिबेलम। पॉन्स वेरुला इज ऑल्सो देयर, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज देयर, ठीक है। ये सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेरिबेलम से। सेरिबेलम एग्जैक्टली होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिबेलम। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, सेकेंड वन इज सेरिबेलम। इसमें भी सेरिब्रम की तरह दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये एनलार्ज रहते हैं और स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ग्रे मैटर भी प्रेजेंट होता है, but gray matter, just like in case of the cerebrum, gray matter is also there. Here also gray matter is present in the outer side and white matter present in the inner side, ठीक है। तो ये एक पॉइंट्स हो गए एग्जैक्टली कुछ कॉमन रिस्पेक्ट टू सेरिब्रम के। अब आते हैं इसके फंक्शन पे स्टूडेंट्स। तो फंक्शन इसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। मसल जो आपका मूवमेंट होता है, आपकी बॉडी का एग्जैक्ट जो मूवमेंट होता है, जो आपका वॉलेंट्री एक्शन, आप जॉइंट्स का मूवमेंट है, या फिर आप देख सकते हो कि बॉडी का जो मूवमेंट है, जो कंट्रोल, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, हॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हो, इन सारे रेगुलेशन, सारे कंडीशंस को मैनेज करना है, इन सारे वॉलेंट्री मसल्स को, ये सारे वॉलेंट्री मसल जो हैं वो अंडर द कमांड ऑफ एग्जैक्टली सेरिबेलम होते हैं, ठीक है। वन सच एग्जाम्पल आई गिव यू अ ड्रंक अबाउट अ ड्रंक पर्सन। एज द पर्सन इज गेटिंग ड्रंक, ऑल द अल्कोहल is simply affected that's cerebellum portion, so that person is not able to walk properly. You can simply say that person who's simply getting so much drunk, that person is not able to walk properly, because after drinking that alcohol is simply affecting the cerebellum portion, and as the cerebellum portion is getting affected, that person posture is getting disturbed. Okay, so the equilibrium, body balance and the posture is getting disturbed. Okay, so this cerebellum is responsible for managing all such conditions like balance, equilibrium, posture and body tone. Next to this we have next portion, that is pons veruli. As you can see students, regarding the pons veruli, okay, this pons veruli is somewhat just next to the midbrain. Exactly, the pons veruli is present, and it's a small spherical projection. Okay, and it is present below the midbrain, or we can simply say just above the medulla. Between medulla and midbrain, this pons veruli is present. Okay, or we can simply say it's. You can simply observe the transverse nerve-like structure are present over here. These transverse nerve exactly connected to the cerebellum portion. At the back side, it's simply connected with the cerebellum portion. Okay, and
longitudinal fibers are also present over here, which are responsible for connecting with the cerebellum with the peduncle. So we have in the pons structure, we have transverse and longitudinal nerve fibers. Okay, these transverse fiber are responsible for connecting the pons with the cerebellum region, and the longitudinal fibers are responsible for connecting the pons, we can simply say, cerebrum, that is the forebrain portion, cerebrum, with the medulla, that is the last portion. Okay, so these pawns are responsible for making the connection between them. Okay, next to this we have a function of pons varula, students, very important function. It is responsible for maintaining the breathing reaction. Okay, it is responsible or regulating the breathing reaction of our body, or we can simply say, most possibly we can call it as the action related to the breathing, and breathing cycle or breathing pattern is under the control of pons variculae. The last part and very most important part is the medulla oblongata. Medulla oblongata, as you all know, it's a posterior most part. Next to this part, the spinal cord is simply getting erased. Okay, so this is a region. This is a very important region. It's a tubular-like structure, cylindrical in shape, and it's very important for our brain. It is responsible for controlling all the involuntary actions, like breathing is there, or we can simply say respiration is there. Okay, and apart from that, certain specific actions like we can call as a sneezing, or we can simply say salivation, coughing, all such things are simply under the control or controlled by the medulla oblongata. Okay, and this also makes an important portion in the brainstem. So we can call medulla, pons, and midbrain are present in a single alignment in one axis. Okay, we can simply say all such type of the things we can simply say, the first one we can simply say the midbrain. Okay, midbrain is there, then after the pons varula is there. Okay, and finally we can call as the medulla. All three things are present in a single axis and are combinedly called as the brain stem. Okay, this brain stem is simply connected to the spinal cord. Okay, next to this, what are the function? As I already told you, it's performing involuntary actions like breathing, heartbeat, respiration are all under the control of medulla oblongata. If by chance a person is getting some hit, or we can simply say in an accident, a person medulla oblongata is somewhat damaged, or we can simply say a person is getting hit about that particular region. So we can simply say all such type of the actions are getting disturbed, all such involuntary actions are getting disturbed, means breathing pattern of the person is getting affected, heartbeat is getting affected, a rate of respiration is getting changed, and it's an uncontrolled situation. Okay, so this play a very crucial role in our we can simply say control and coordination. There are certain other reflexes or controls, or we can simply say control centers, like sneezing is under the control of it, salivation is under the control of it, coughing is under the control of it, swallowing, whatsoever we are exactly swallowing, the vomiting center, the yawning center, all such things are simply under the control of the medulla oblongata. Okay, so this is all about our structure of the brain with all such specific parts of it, of forebrain, midbrain, and hindbrain. Okay, students, bye bye all of you, and have a nice day. We'll meet in the next session.